को चलिए लास्ट कहां तक पढ़े थे हम? आवर्धन बता दी गोलीय दर्पण की कि कौन से दर्पण की आवर्धन धनात्मक होती है, कौन से की ऋणात्मक होती है, कौन से की हमेशा धनात्मक होती है, कौन से की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, ये बातें अच्छे से याद रखना। और ये भी बताया था कि गोलीय और समतल दर्पण के ऊपर भी टैग लगते हैं कि आएगा टॉपिक ऊपर क्वेश्चन ये दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से गोलीय दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है, या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण की आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होती है, या आएगा कौन से दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है। तब दोनों उत्तर आते हैं। ठीक है, तो धनात्मक किस किस की बताई थी? मैग्निफिकेशन M से डिनोट करते हैं। और याद रखना पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, ये भी बता दिया। अगर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने तो क्या लेनी है? प्लस। वास्तविक और उल्टा बने तो क्या लेनी है? माइनस। बात खत्म। ऐसे ही टैग बताया था कि कौन से दर्पण की, कि हमारे पास कौन से दर्पण की, ये आए कि कौन से दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आएंगे यूं, एक देगा उत्तल और प्लस देगा समतल, फिर देगा दूसरा पॉइंट उत्तल और प्लस दे देगा अवतल, फिर तीसरा लिखेगा कि केवल उत्तल, केवल उत्तल, और चौथा लिखेगा कि केवल समतल। यूं छापता है। ये दर्पण है हमारे चार। क्वेश्चन दिया है कि कौन से दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े टैगफुल है, समझ नहीं आते। ठीक है, लल्ली छल्ली क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको आप नॉर्मली आप समझते हो वैसे क्वेश्चन नहीं है ये कि सीधा हम हिट एंड ट्रायल कर देंगे उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या आएगा? उत्तल प्लस समतल उत्तर लगा के आना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक ही ऐसा होता है, क्योंकि यह शब्द सिर्फ क्या दिया है? दर्पण। अगर वो शब्द लगा देता गोलीय तो उत्तर क्या बनता तुम्हारा? केवल उत्तल। ऐसे होते हैं टैग। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक समझना है, लॉजिक पे ही क्वेश्चन टिका होता है। और लॉजिक का क्वेश्चन लैंग्वेज कौन सी याद रखनी है ये भी याद रखो। इंग्लिश पे फोकस करो ज्यादा, इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़नी शुरू करो ज्यादा से ज्यादा, छठी से लेके 10वीं तक। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उसकी प्रेफरेंस जो दी जाती है वो सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से है, ना कि हिंदी माध्यम से। इसीलिए लिखा भी होता है कि इफ ऑब्जेक्शन हैव टू बी अराइव्ड बाय द पेटिशनर तो दैट्स बी ओनली बाय द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसको प्रेफर यही किया जाएगा, हिंदी मीडियम का प्रेफर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है, इंग्लिश का मिस नहीं होता। अब एक क्वेश्चन लिखो तुम कि किस दर्पण की आवर्धन ऋणात्मक इकाई होती है, कि किस दर्पण की आवर्धन इकाई ऋणात्मक इकाई होती है। तो कौन से की होती है भाई? कौन से का आएगा उत्तर? अवतल। क्योंकि तुम्हें पता है ऋणात्मक शब्द ही सिर्फ किसके लिए लगता है? अवतल के लिए। धनात्मक शब्द किसके लिए लगता है? उत्तल और समतल दोनों के लिए। ठीक है, ये अवतल दर्पण आएगा। और दूसरा पूछे कि आवर्धन ऋणात्मक इकाई हो तो वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने कहां होनी चाहिए? कि अवतल लिख लो, अवतल दर्पण की आवर्धन ऋणात्मक इकाई के लिए, अवतल दर्पण की आवर्धन ऋणात्मक इकाई के लिए वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने कहां होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के सामने कहां होनी चाहिए?
जिसके लिए हमें आवर्धन कितनी पैदा करनी है, ऋणात्मक इकाई, मतलब -1। -1 तभी आएगा जब दोनों की ऊंचाई क्या होगी, बराबर, यानी प्रतिबिंब की भी और वस्तु की भी। तो ऐसी जगह कौन सी होती है अवतल दर्पण के सामने जहां वस्तु की ऊंचाई और बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों एक साथ होती है, एक जैसी होती है? तो वो जगह कौन सी होती है आपके पास, सी पर। सी का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र पर। यही चीज याद रखनी है और पेपर में यही आती है। खास तौर पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रख दें कि उसकी आवर्धन हमेशा -1 मिले, तो वो जगह कौन सी होती है, सी। सी का मतलब क्या, वक्रता केंद्र। या ऐसे लिख सकता है, या दूरी पूछे कि दूरी कितनी हो, तो दूरी आपकी किसके बराबर लिखी जाएगी, 2f, और या क्या लिखा जाएगा इसको, r दूरी होती है। r का मतलब क्या लिखवा रखा है, वक्रता त्रिज्या। f क्या होती है यहाँ पे, फोकस दूरी। तो मतलब तुम अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को 2f की दूरी पर रखते हो तो उसकी आवर्धन हमेशा कैसी पैदा होगी, -1 पैदा होगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखो कि दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां हो कि उसका आवर्धन धनात्मक इकाई से ज्यादा हो। कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कहां हो कि उसका आवर्धन धनात्मक इकाई से ज्यादा हो, मतलब +1 से वैल्यू क्या है उसकी, ज्यादा है। कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बी ग्रेटर देन पॉजिटिव यूनिटी, तो वेयर ऑब्जेक्ट हैव टू बी प्लेस्ड, तो उस वस्तु को हम कहाँ रखें उसके सामने कि उसकी आवर्धन धनात्मक 1 से क्या मिले आपको, ज्यादा। तो वो जगह कौन सी होती है, बताया था आपको, P तथा F के बीच। तो आपने कहाँ रखनी है, P तथा F के बीच। ये 2 क्वेश्चन बड़े लॉजिकफुल है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। दोनों के दोनों अच्छे से याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इन दोनों को। और ये बड़े खास क्वेश्चन है जो एग्जाम में अराइज होते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है, आवर्धन तो चलो लगभग सारी होगी, उपयोग लिख लो अब। ठीक है। आवर्धन के बाद हमारे पास उपयोग आते हैं कि आपके पास दर्पणों के उपयोग क्या हैं। नंबर 1, पहले तो आप सबको पता है कि समतल दर्पण के उपयोग क्या है। समतल दर्पण में हमारे पास गैलीलियो सूत्र रह गए भाई, समतल दर्पण में गैलीलियो के सूत्र रह गए, वो लिखवा देता हूं, लिख लो। ठीक है। कि समतल दर्पण के लिए गैलीलियन सूत्र, समतल दर्पण के लिए गैलीलियन सूत्र, यानी गैलीलियन फॉर्मूला किस लिए लगता है, यह भी याद होना चाहिए तुम्हें कि समतल दर्पण के लिए जो गैलीलियन फार्मूला लगता है वो किस लिए लगता है। तो ये नंबर 1 क्या बताता है तुम्हें, क्या बताता है और संबंध किसका है, क्या बताता है और संबंध किसका है। 2 बातें होती है कि गैलीलियन जो सूत्र बनता है वो संबंध किसका है और तुम्हें बताएगा क्या। तो संबंध होता है 2 दर्पणों का झुकाव। संबंध किसका होता है, 2 समतल दर्पणों का झुकाव, कि दोनों का एक दूसरे के साथ झुकाव कैसा है, यह डिनोट किया जाता है किसी कोणीय मान थीटा से। कि 2 समतल दर्पण हैं, उनका झुकाव एक दूसरे के साथ है, वो संबंध है कौन सा सूत्र, गैलीलियन सूत्र। मान लीजिए एक समतल दर्पण आपका ये है, दूसरा समतल दर्पण आपका ये है, इन दोनों के बीच कोणीय मान कितना ले लिया आपने, थीटा। अब ये बताता क्या है, तो ये बताता क्या है, तो दोनों दर्पणों में रखी वस्तु के, दोनों दर्पणों में रखी
वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब, कि दोनों दर्पणों में जो रखी वस्तु है, बीच में रखी वस्तु होगी, और इस दर्पण और इस दर्पण में इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम, कि जो वस्तु हमने इनके बीच रख रखी है इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोनों में, तो वो हमें कौन से सूत्र से पता चलता है? गैलीलियन फॉर्मूला से चलता है। अब इसकी दो स्थिति होती है। पहली स्थिति होती है सममिति की। सममिति, सममिति का मतलब इंग्लिश में होता है सिमेट्री, कि अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, याद रखना कि तुम प्रतिबिंबों की संख्या निकाल रहे हो, मान लेते हैं क्या है n, जो टोटल कोण बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री, बटे में क्या लगाना है, दोनों के बीच का झुकाव। हो गया। अब कंडीशन कौन सी लेके चल रहे हो आप? सममिति। सममिति का मतलब है सम। सम का मतलब है कि 360 को अगर तुमने थीटा से भाग दिया और संख्या क्या आ गई आपकी, सम संख्या, तो आपने क्या करना है, एक माइनस कर देना है। ठीक है। सममिति में मतलब क्या होता है कि 360 बटे थीटा का मान कैसी संख्या आए, सम संख्या आए, तो आपने क्या करना है, उसमें से -1 कर देना है। इसे बोलते हैं कौन सी स्थिति? सममिति। दूसरी होती है असममिति, अनसिमेट्रिक। दूसरी स्थिति जो होती है वो होती है आपके पास असममिति। असममिति को कहते हैं अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक का क्या रोल है? अनसिमेट्रिक का मतलब समझ गए होंगे कि असममिति का मतलब है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या है कि n बराबर जो 360 डिग्री बटे आप थीटा ले रहे हो, ये कैसी संख्या आ जाए, विषम संख्या। तो उत्तर यही है, इसमें कुछ नहीं करना। तो विषम संख्या है तो उत्तर यही होगा, प्रतिबिंबों की संख्या यही होगी। तो दो बातें याद रखनी है कि दर्पण का कोण दिया हुआ है झुकाव का, तो 360 को भाग दे लो। अगर वो उत्तर सम संख्या है तो माइनस कितना कर दो, 1, तो प्रतिबिंबों की संख्या आ गई। और अगर असममिति खुद कह रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें असममिति और सममिति का पता कहां से चलेगा, भाग से। सममिति का पता कहां से चलेगा, भाग से। जब 360 को थीटा से भाग दिया, उत्तर क्या आ गया, सम, माइनस कितना करना है, 1, प्रतिबिंब की संख्या आ गई। अगर 360 को भाग तुमने थीटा से दे दिया और उत्तर कैसी संख्या आ गई, विषम, तो वो आपकी कैसी स्थिति है, असममिति, और उत्तर उतना ही होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो कि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के झुकाव पर रखे गए हैं, कि दो समतल दर्पण 30 डिग्री के झुकाव पर रखे गए हैं। उनके बीच रखी वस्तु के, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आ गया उत्तर। क्योंकि आपने क्या करना है, कोण देखना है कितना दे रखा है। ठीक है। कोण कितना दिया है, 30, तो 360 को किससे भाग देनी है, 30 से। उत्तर कितना आया, 12। कैसी संख्या है, सम। माइनस कितना करना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 11। स्थिति पूछे कि ये स्थिति कौन सी है, तो उत्तर क्या लिखना है तुमने, सममिति है। और प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 11। उत्तर आ गया। ऐसा ही एक और लिखो इस वाला, कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 72 डिग्री के कोणीय मान पर रखे गए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 72 डिग्री के कोणीय मान पर रखे गए हैं। तो उनके बीच रखी वस्तु के लिए मिति कौन सी होगी, तो उनके बीच रखी वस्तु के लिए मिति कौन सी होगी और प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो उनके बीच रखी वस्तु की मिति कौन सी होगी और प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आ गया, हाँ ठीक है। मतलब 360 को 72 से भाग दिया, उत्तर कितना आया, 5, तो विषम संख्या आ गई ना। तो विषम संख्या आ गई तो आपने कुछ नहीं करना, उत्तर वही है।
और आपकी मिति कौन सी हो जाएगी, असममिति, अनसिमेट्रिक। हो गया। ऐसे टैग होते हैं हमारे पास जनरली जब कभी भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, अब एक और लिखो कि दो समतल दर्पण सरेखीय, दो समतल दर्पण सरेखीय रख दिए जाएं, दो समतल दर्पण सरेखीय रख दिए जाएं तो उनके बीच रखी वस्तु की सममिति और मिति व प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो उनके बीच रखी वस्तु की मिति व प्रतिबिंबों की संख्या होगी। सबसे दाकड़ क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आता है कि टू प्लेन मिरर आर कॉन्ग्रुएंट और कोइंसिडेंट एट अ लाइन, देन image formed and geometry of object placed between them। तो उसके बीच रखी वस्तु की मिति क्या होगी और बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी जब दो समतल दर्पण सरेखीय हो। सीधा सा उत्तर आएगा। क्या आया? एक आएगा प्रतिबिंब और असममिति आएगी, क्योंकि विषम है, क्यों नहीं, सममिति आएगी। ठीक है, कैसे? सरेखीय का मतलब क्या होता है? लीनियर, कि दोनों एक ही रेखा पे है और इनके बीच रखी वस्तु ये है। ठीक है, तो दोनों जब सरेखीय हो तो कोण कितना है? 180 डिग्री है। बात खत्म। तो 360/180 कितना आएगा? उत्तर है 2। 2 है तो कैसी संख्या है? सम संख्या, तो सममिति है। और आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो 2 माइनस कितना करना है? 1। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? 1। एक ऐसा ही और लिखो कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समांतर स्थिति में रखे गए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ समांतर स्थिति में रखे गए हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी कि टू प्लेन मिरर आर adjusted parallel, number of images formed of object placed between them। सिंपल सा क्वेश्चन है, जुबानी बता सकते हो तुम, है 3 और कितने? 30। 3 5वीं क्लास का क्वेश्चन है कि टू पैरेलल लाइंस हैव बी एंगल विच, इनके बीच रखी वस्तु है तो दो समांतर दर्पण है, एंगल हमेशा याद रखना 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360/0 करोगे तो उत्तर कितना आएगा? इनफाइनाइट, अनंत, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना कि दो समतल दर्पणों के बीच अगर आपने वस्तु रख रखी है और वहां पर आपसे प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है तो उत्तर कितना आता है आपका? अनंत आता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास गैलीलियन फॉर्मूला क्या है? 360/थीटा, तो थीटा 0 डिग्री है, रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने दोनों बोले हैं लास्ट वाले। एक सरेखीय शब्द याद रखना और एक समांतर शब्द याद रखना कि पैरेलल and linear coincident on a same line, तो then image formed of object placed between them, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या उस वस्तु की क्या होगी जो इनके बीच स्थिति में रखे गए हैं। तो दोनों क्वेश्चन बड़े खास हैं। आगे अब बात आती है इनके उपयोग की। उपयोग क्या है? समतल दर्पण का तो सबको पता है, घरों में करते ही हैं। और दूसरा जो क्या है, आपके ब्यूटी पार्लर हैं या आपके पास जो नाई की दुकान है, ठीक है, वहां
खास उपयोग नंबर 1 याद रखने हैं पहले उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण के उपयोग बताओ मुझे क्या क्या हो सकते हैं कि वेयर कॉन्वेक्स मिरर हैव टू बी मोस्टली यूज्ड, कि सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होते हैं। नंबर 1, जितने व्हीकल है गाड़ियां, तो गाड़ियों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, तो गाड़ियों के जो साइड मिरर का रूप होता है वो क्या होता है आपके पास, उत्तल दर्पणित होता है। यानी उन पे शब्द क्या लिखा होता है, पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो ये आपका किस दर्पण को इंगित करता है, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल होता है। ठीक है। नंबर 2, एक तो हो गया गाड़ियों वाला, और उपयोग बताओ मुझे नंबर 2, और कहां यूज होता है। बताया था मैंने कि प्रकाश जहां फैलाना हो है ना, डॉक्टर वाला ये नहीं है, वो उत्तल होता है। जहां गलियों में लाइटें लगी होती है या रोड पे लाइटें लगी होती है, उनका प्रकाश क्या किया जाता है, फैलाया जाता है। तो प्रकाश फैलाने का काम एक ही दर्पण कर सकता है, कौन सा, उत्तल। तो स्ट्रीट लाइट में, कि जहां कहीं भी स्ट्रीट लाइट का मामला होगा वहां पे आपके पास कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है, उत्तल। ठीक है। उसके अलावा और कहां यूज कर सकते हो इसको, और उत्तल दर्पण कहां पे प्रयोग किया जाता है, पता है आपको, बस थोड़े से क्या है कंफ्यूज्ड हो। आप जीटी रोड से जब गुजरते हो तो आजकल क्या है, जहां ऐसा लगता है कि यहाँ एक्सीडेंट होने की आशंकाएं ज्यादा है, तो वहां पे बड़े बड़े क्या है गोले से लगाए होते हैं, लाल रंग पीछे से लगा होता है, और सामने से आपको चलती हुई साधन नजर आते हैं, और वो साधन आपके छोटे छोटे नजर आते हैं उसमें। ठीक है। तो यानी एक्सीडेंट प्रोन एरिया के लिए, कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कि जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के प्रोटेक्शन के लिए, यानी दुर्घटना संभावित अक्षेत्र के लिए, कि दुर्घटना संभावित अक्षेत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आज के समय सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है इसका, कि कहीं ऐसे मोड़ हो, तीक्ष्ण मोड़ हो, जहां पर दूसरी साइड और इस साइड वाले दोनों को कोई अंदाजा नहीं है कि साधन आ रहा है, तो उसे दिखाने के लिए आजकल किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल। जैसे आप क्या है फतेहाबाद से धांगड़ की तरफ जाओ तो बिजली घर आता है पहले नंबर, उस बिजली घर के पास लगा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही आपको, हाँ, जैसे क्या है रोड के उस बाईपास के पास जाओगे, उस पुल के पास थे कुछ लफंगे ऐसे बंदे थे, उन्होंने तोड़ दिए उनको। ठीक है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है चीज क्या है। ठीक है। तो ऐसे क्या है शरारती तत्व होते हैं, उनको जब पता ही नहीं है, इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ये क्यों लगाए गए हैं। ठीक है। ये लगाए इसलिए जाते हैं कि एक्सीडेंट क्या हो कम से कम। जैसे मान लो बिजली घर से बंदा आएगा तो उस दर्पण में दोनों साइड के क्या साधन नजर आ जाते हैं उसको, तो इस एंगल पे लगाया जाता है। आजकल जैसे क्या है कहीं गांव में भी मोड़ होते हैं जो दोनों साइड से पता ना चले एकदम से, तो वहां भी क्या कोने पे क्या लगे होते हैं, उत्तल दर्पण लगे होते हैं। चौथा कहां होते हैं, एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे मेट्रो स्टेशन, कि कभी मेट्रो में चढ़े हो दिल्ली वाली में, ठीक है, नहीं चढ़े, तो जो चढ़े हैं उन्होंने देखे होंगे। ठीक है। दोनों साइड मिरर लगे होते हैं, ठीक है, गोल गोल से। तो दूर से ट्रेन का अगर कोई बंदा आया जिसको ध्यान ना हो, हॉर्न ना बजे, तो अंदाजा लगा सकता है कि भाई यहाँ गाड़ी आ रही है। तो वो किससे पता चलता है आपसे, उत्तल दर्पण। तो इसे अप्रोचिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे ये किसका काम करता है, अप्रोचिंग मिरर का काम करता है। तो अप्रोचिंग मिरर कहा जाता है कि आने वाली ट्रेन या रेलगाड़ी का अंदेशा दिखाया जा सकता है किससे, हमारे पास उत्तल दर्पण। और यही चीज अगर कहीं तुम एयरवे पे गए हो, एयर स्टेशन पे गए हो, एयर का मतलब है आपके पास एयरपोर्ट पे गए हो, तो वहां भी बार लगे होते हैं। ठीक है। कभी गए हो एयरपोर्ट पे, पैसेंजर वाले एयरपोर्ट पे कभी गए हो, नहीं गए तो कभी आगे जाओगे तो देख लेना, बार वाले साइड जब एंट्री करते हैं तो इन्हीं दर्पणों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये किस लिए होता है, सारा का सारा काम अप्रोच के लिए करता है। कौन सा मिरर, आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है अपने पास नंबर 2, कौन सा मिरर, अवतल।
अवतल दर्पण। एयरपोर्ट पे तो इनको अप्रोचिंग रनवे पे भी रखा जाता है कि अभी एरोप्लेन में चढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ये जरूर कि अप्रोचिंग लाइट के साथ क्या बड़े बड़े मिरर होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते। ठीक है, कि बाहर जो टैगिंग लाइंस लगी होती है वहां पे बाहर वाली साइड, जहां या तो कई बार क्या है कि आप ओपन में जाओगे कभी एयरपोर्ट से उतर के तो आपको दिखाई देंगे, या एयर में चढ़े हो, एरोप्लेन में चढ़ोगे और जब वो रनवे पे आएगी तब आपको जरूर नजर आएंगे साइड विंग्स के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अवतल दर्पण यानी आपके पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में उपयोग अगर पूछे तो सबसे पहला उपयोग हमारे लिए यह कौन करता है? डेंटिस्ट। ठीक है, उसके अलावा हम खुद करते हैं, क्योंकि सारे बंदे अपने आप में क्या दिखना चाहते हैं? सुंदर। तो जो लेडीज ब्यूटी किट रखती है, बंदा अपनी सेविंग किट रखता है, उनमें एक छोटे छोटे मिरर होते हैं गोल से, तो वो आपके कौन से मिरर होते हैं? यही होते हैं। तो इसलिए उनको नाम क्या दिया जाता है? याद रख लेना, दाढ़ी दर्पण। दाढ़ी दर्पण भी कहते हैं। नंबर 1, इसको नाई दर्पण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, शेविंग मिरर। इंग्लिश में इसको एक ही नाम से जानते हैं, शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर कौन सा होता है आपका? अवतली होता है। नंबर 2, आपके पास जो डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्ट के द्वारा उपयुक्त, डेंटिस्ट के द्वारा जो उपयुक्त दर्पण है वो भी कौन सा होता है? अवतल। ठीक है, तो डेंटिस्ट भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल का। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट वाला भी, ईएनटी यानी कान की, नाक की और गले के किसी विकार का दर्पण से पता लगाना हो तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लिया जाता है? आपका अवतल लिया जाता है। तो इन दोनों स्थिति में डेंटिस्ट के द्वारा और ईएनटी के द्वारा अंग को या विकार को देखने के लिए स्थिति क्या होती है? विकार को देखने के लिए स्थिति पूछता है कई बार कि जो विकार है पैदा हो चुका है दांत में, तो दांत देखना है, जाड़ में तो जाड़ देखनी है, नाक में कोई विकार है तो नाक के अंदर के हिस्से को देखना है, कान में विकार है तो कान का अंदर के हिस्से को देखना है, और गले में है तो गले के अंदर के हिस्से को देखना है। तो इसके विकार या अंग को देखने के लिए स्थिति क्या होती है ये पूछता है। कौन से दर्पण में पूछ रहा है तुमसे? अवतल। तो यानी उस जगह को कहाँ रखा जाता है? पी तथा एफ के बीच रखा जाता है। ये पक्का कर दो दिमाग में कि जो जाड़ है, दांत है, गले का कोई हिस्सा, कान नाक का कोई हिस्सा अगर देख रहा है डॉक्टर, तो वो उनको कौन सी लोकेशन पे रखता है? उस कनकेव मिरर के अंदर। तो कौन सी जगह के बीच रखता है? पी तथा एफ के बीच। तभी उसको क्या, वो वस्तु क्या नजर आएगी? बड़ी, और वैसी आएगी जैसी वो है। तो इसलिए उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, और आकार में क्या बनता है? बहुत बड़ा। तो तभी तो देख पाएगा कि दांतों में कीड़े हैं कि नहीं है, वरना उसे कहां से पता चलेगा? ठीक है, तो इसलिए वो किसका उपयोग करेगा? अवतल दर्पण। कौन सी जगह रखेगा? पी तथा एफ के बीच। अब और बताओ मुझे, नंबर 4 इसका उपयोग और क्या हो सकता है? हाँ, कि जो सर्च टॉर्च होती है, सर्च जो टॉर्च हम घरों में प्रयोग करते हैं, तो सर्च टॉर्च की लाइट को फोकस करने के लिए, कि सर्च टॉर्च की लाइट को जो फोकस करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है वो कौन सा होता है? अवतल कटोरी। बैटरी की जो कटोरी होती है देखी होगी आपने, तो वो कटोरी किस शेप में होती है? दबी होती है, दबी होती है, और लाइट बीच के हिस्से में रखी जाती है। तो वो लाइट को क्या करती है? फोकस करती है। इसीलिए क्या है कि बीम के रूप में लाइट जाती है। तो वो लाइट बीम के रूप में किसके कारण जाती है? सिर्फ और सिर्फ अवतल है दर्पण। और अगर वहां पे उत्तल लगा होता तो लाइट क्या है? बीम के रूप में ना जाकर क्या होता? फैल जाती। ठीक है, उसके अलावा नंबर 5 उपयोग और बताओ मुझे, 5वां उपयोग। जहां खाना खुना पकता है, सूरज के प्रकाश से पकाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के लिए भी किस दर्पण का प्रयोग होता है? इसी का ही होता है। तो सोलर कुकर के लिए, तो सोलर कुकर के लिए भी जो दर्पण उपयोग में लाया जाता है वो भी यही है। एक नंबर 6 और बताओ, और बताओ। फर्नेंस, जहां धातुएं पिघलाई जाती है, भट्टियां। तो जहां
दर्पण भट्टियां होती है, तो दर्पण भट्टियों में आपके पास किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है, जहां प्रकाश को केंद्रित करके तापमान बढ़ाया जाता है और जिससे धातु पिघलाई जाती है और धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो यानी मेटल प्यूरिफिकेशन और एलिमेंट प्यूरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो विच मिरर हैव टू बी यूज्ड, कि जब हम धातुओं का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से करते हैं भट्टियों में, तो वहां दर्पण कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो आपका कौन सा लाया जाता है? अवतल। ठीक है, और नंबर 7 और बता दो, और कहां उपयोग होता है अवतल दर्पण? और भी कहीं होता होगा, और कहां प्रयोग होता है? बताओ बताओ जल्दी, कहीं देखी हो ऐसी जगह है जहां अवतल दर्पण तुम्हारी सामने हो? ये तो हम लिख रहे हैं तब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यहाँ ऐसे होता होगा। ठीक है, कोई अपना भी विचार लड़ाओ जहां पे देखा होगा, कि जहां अवतल दर्पण आपने देखे होंगे। ठीक है, प्रयोगशालाओं में, कि जहां प्रयोगशालाओं में हम प्रयोग करते हैं, वहां हम दर्पणों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कौन से दर्पणों का? अवतल, उत्तल और समतल तीनों ही करते हैं। ठीक है, समतल भी होता है वहां, उत्तल भी होता है वहां, और अवतल भी होता है। ठीक है, तीनों के तीनों दर्पण प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए भी क्या किए जाते हैं? उपयोग लाए जाते हैं। तो ये थी कहानी हमारे पास उत्तल, अवतल और समतल की। ठीक है, अब बात आती है उपकरण के लिए। उपकरण जो है बाहर की वस्तु या दूर की वस्तु? उपकरण जो दर्पण पे काम करता है, और कौन से दर्पण पे काम करता है? याद कर लेना, समतल दर्पण पे काम करते हैं। कि जो प्रकाशीय उपकरण होते हैं, खास तौर पर जो दर्पण पे काम करते हैं, उसमें मुख्य तौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है? समतल। कौन से उपकरण में लाया जाता है? और खास है जो पनडुब्बी यानी आपकी सबमरीन में, और दूसरा बंकर में, दो जगह खास यूज होता है। ये क्या नाम होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, उस प्रकाशीय उपकरण का, जिसे सैनिक अपने दुश्मन सैनिक को देखने के लिए बंकर में इस्तेमाल करते हैं? या नौसेना जो पनडुब्बी है, उसमें बाहर की वस्तु या बाहर की कोई ऑब्जेक्ट, अनफाइंडेबल ऑब्जेक्ट है, जो अनसीन है, जो सीधी दिखाई नहीं देती, अंदर बैठ के देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो उसके लिए कौन सा उपकरण सबमरीन में लगा होता है? जो परे की चीज दिखाएगी, तो पेरिस्कोप। कौन सा होता है? पेरिस्कोप होता है। तो पेरिस्कोप क्या काम करता है? एक तो बाहर की वस्तु को सबमरीन में दिखा रहा है, दूसरा बंकर में बैठे सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों का पता बता रहा है, आने जाने की गतिविधियां दिखा रहा है, उन्हें एज इट इज दिखा देता है। तो उपकरण कौन सा होता है? पेरिस्कोप। तो क्वेश्चन आता है, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण इस्तेमाल में आता है? समतल दर्पण। तो पेरिस्कोप का क्या है? हिस्सा बाहर होता है, यूं ऐसे। तो यहां क्या लगा होता है? दर्पण। एक दर्पण यहां लगा होता है और एक दर्पण है यहां। तो इनका झुकाव पूछा जाता है कि जो समतल दर्पणों का झुकाव कितना होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पणों का झुकाव कितना है? तो आपने वर्डिंग याद रखनी है, 45 डिग्री। ठीक है, कि समतल दर्पण में जो कोनों पे लगे हुए पेरिस्कोप के समतल दर्पण है, इनका झुकाव क्या रखा जाता है? तो कितना रखा जाता है? 45 डिग्री रखा जाता है। ये खास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो मैंने लिखा था सबमरीन। सबमरीन का मतलब क्या आपके पास? पनडुब्बी में। तो पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है। और पनडुब्बी में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बाहर की वस्तु के लिए। और दूसरा कहाँ यूज किया जाता है? बंकर में। बंकर में किसका पता लगाने के लिए? दुश्मन सैनिक का पता लगाने के लिए, कि दुश्मन सैनिकों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग बंकर में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? पेरिस्कोप का किया जाता है। और पेरिस्कोप कौन से दर्पण पे काम करता है? उत्तर क्या लिखना है? समतल। और समतल दर्पण का झुकाव कितना रखा जाता है उसमें? 45 डिग्री। ये खास चीज होती है इस पेरिस्कोप की। ठीक है, स्कोप में कई वर्ड होते हैं, टेलीस्कोप तुमने पढ़ लिया, माइक्रोस्कोप तुमने पढ़ लिया, पेरिस्कोप तुमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक होता है सेक्सटेंट, वो भी प्रकाशीय उपकरण है। सेक्सटेंट क्या बताता है?
कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत की कोणीय झुकाव, उससे आने वाली किरण है वो धरती के क्षैतिज के साथ कोण कैसा बनाती है, ये हम सेक्सटेंट से पता करते हैं। और सेक्सटेंट का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? मरीन में, यानी समुद्री जहाज पे। कब किया जाता है? जब सारे उपकरण खराब हो जाएं, तब वो काम आती है चीज़। कि मान लो जहाज पे ना तो रडार काम कर रही, सोनार तो चलो अलग चीज़ है, वो तो डेप्थ बताती है, रडार है, AIS सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, सारे बंद हो गए। अब आपकी जहाज चलानी है, तो जहाज चलाने में एक ही उपकरण काम में लाया जाता है, उसका नाम है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट तुम्हें बीम ऑफ लाइट से ये बताएगा कि आप सी में कौन सी डायरेक्शन में, धरती के कौन से हिस्से में हो। तो पता कहाँ से चलता है? ऐसा कौन सा तारा जो धरती के हिस्से का ज्ञान देता है? कौन सा तारा होता है? ध्रुव तारा, पोल स्टार। पोल स्टार किसका हिस्सा है? माइनर का। उर्सा माइनर जो पढ़ते हो तो उसमें जो एक कड़छी सी पढ़ाई जाती थी तुम्हें छोटी क्लासों में, कि जिसका एक आखिरी तारा होता है। यूं 4 तारे क्या होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं, और यूं 3 तारे क्या होते हैं? इस शेप में होते हैं। तो ये आपके पास किस शेप को दर्शाता है? कड़छी की शेप को दर्शाता है। तो ये कड़छी वाली शेप का आखिरी जो तारा है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम? पोल स्टार। इसके दम पे चलते हैं सारे सौदे। पोल स्टार के दम पे क्यों चलाए जाते हैं? क्योंकि पोल स्टार का झुकाव सिर्फ नॉर्थ जोन में होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ में होता है, नेवर एग्जिस्ट टू बी ज्योग्राफिक साउथ। कभी इसका दक्षिणी हिस्से में झुकाव नहीं आता। कभी देख लेना, जब तुम देखते हो तो इस हिस्से में दिखेगा, ये कभी इस हिस्से में नहीं आता। ठीक है, कि रात को जब भी तुमने गर्मियाँ आएगी तो दिन ढलने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ता जाता है, लगातार क्या देरी से उगना स्टार्ट हो जाता है। तो आएगा कहाँ ये नजर है? ओनली टूवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ। कभी भी चेक कर सकते हो रात को। ठीक है, ये कभी साउथ में नजर नहीं आता। इसीलिए स्टार बहुत अहमियता रखता है शिपिंग लाइन के लिए, एयर सिस्टम के लिए। उसको क्या कहा जाता है? पोल स्टार, ध्रुव तारा। तो इसके लिए जो उपकरण प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? सेक्सटेंट। ठीक है, एक होता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या काम आता है? जायरो पे काम कौन सा उपकरण करता है? तुमसे पूछ भी ले कोई तो जायरो पे चॉपर काम करता है, हेलीकॉप्टर। तो जायरो होता क्या है? पीछे की साइड जो पंखुड़ी होती है, घूम रही होती है। ठीक है, कि विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन 3 डायमेंशनल मोशन, कि जो क्या है, एक स्पेस में उड़ रही वस्तु है और त्रिविमीय गति में है, तो उसको क्या दिशा देने या निर्देश करने का काम कौन करता है? जायरो करता है। अगर वो पंखुड़ी टूट जाए तो हेलीकॉप्टर काम नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर के विंग चाहे कितने या मजबूत हों, उसकी दिशा का जो असली निवारक होता है वो कौन होता है? उसका जायरो। ठीक है, बहुत चीज़ें होती है। मैग्नेटिक जायरो होता है, सिंपल जायरो होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उपकरण इन्हीं सिस्टम में यूज होते हैं। ये मैग्नेट पे काम करने वाली चीज़ें होती है। अब बात आती है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है? प्रकाश जो चैप्टर है उसमें 2 परिघटनाएं तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, 3। एक अपवर्तन की, एक हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, और एक हमने अब क्या पढ़ दिया है? परावर्तन। अब बात आती है प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है, यानी व्हाट इज द स्कैटरिंग? कि स्कैटरिंग फिनोमेना ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होती है? कि वायुमंडल में लटके हुए कण जो मिट्टी के हो सकते हैं, पानी के हो सकते हैं, धूल कणों के हो सकते हैं, वो आपके आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं? बिखरा देते हैं। उस बिखराव को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये तभी संभव है जब आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से जो कण का आकार है वो कितना हो? या तो आधा हो, और या आधे से क्या हो? ज्यादा हो। दूसरा केस क्या आता है? जो अपवर्तनांक है, जो आ रही है किरण, उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किसके पास? माध्यम के पास। तो ये खेल संभव है, वरना प्रकीर्णन नहीं हो सकता। तो प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग के लिए भारत का या भारतवर्ष का कौन सा वैज्ञानिक है जिसे नोबेल प्राइज मिला? किस भौतिक शास्त्र को नोबेल प्राइज दिया गया कि इस प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग फिनोमिना के लिए कौन सा ऐसा भारतवर्ष का भौतिक शास्त्र है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था? तो
भौतिक शास्त्र को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, कौन सा था? यही तो क्वेश्चन बनता है इसका धाकड़, बाकी तो प्रकीर्णन तुम पढ़ दोगे। ठीक है, तो वो बंदा कौन सा था आपका? चंद्रशेखर वेंकटैया रमन। ठीक है, तो वो भौतिक शास्त्र है जिसको प्रकीर्णन परिघटना को दर्शाने के लिए और समझाने के लिए रेले मेथड के ऊपर एक तरह से पुरस्कार दिया। वो बंदा कौन है आपका? सीवी रमन। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकीर्णन जो हमने लिखा है, प्रकीर्णन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है इस पे? यूं आता है कि आकाश या ऑब्लिक वायुमंडल, यूं लिखता है, आकाश में या वायुमंडल में जल, धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव, प्रकाश किरणों का बिखराव क्या कहलाता है? तो ये जो बिखराव है, स्कैटर जो है फिनोमेना का, वो क्या कहलाता है आपके पास? स्कैटरिंग फिनोमेना, प्रकीर्णन कहलाता है। इससे क्या होता है? प्रकाश का रास्ता नजर आता है। यानी प्रकीर्णन परिघटना से होता क्या है? प्रकाश पथ बनाता हुआ नजर आता है, कि प्रकाश पथ के रूप में नजर आए, कि प्रकाश पथ के रूप में नजर आता है। जब किरणें तुम देखने लग जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि ये परिघटना कौन सी होती है? प्रकीर्णन। जैसे सुबह सुबह धूप चढ़ी हुई है, रोशनदान से रोशनी या खिड़कियों से रोशनी आ रही है और तुम झाड़ू लगा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या है? प्रकाश बिल्कुल नजर आएगा कि यहाँ प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो वो मिट्टी के कण होते हैं, इधर उधर घूमते नजर आते हैं, धूल मिट्टी के कण, और आपको यूं लगता है कि प्रकाश ने क्या है? खिड़की की शेप ले ली है। तो वो जो शेप नजर आती है, पथ नजर आता है, किसका? प्रकाश का। तो वो कौन सी परिघटना उसके पीछे होती है? प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अब इसके कारण होने वाले कुछ फिनोमिना, कुछ जो स्वायत्त होते हैं वायुमंडल में, आसमान में, वो देखने को मिलते हैं कि फिनोमिनाज एग्जिस्ट इन स्काई। कि कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है जो वायुमंडल या आसमान में देखने को मिलेंगे तुम्हें? पहला आता है आकाश का नीला दिखाई पड़ना। कौन सी परिघटना होती है? प्रकीर्णन। दूसरा, बादलों और धुंध। अब धुंध कैसी दिखती है तुम्हें? सफेद दिखती है ना, तो कौन सा फिनोमिना है? यही है। बादलों का रंग सफेद नजर आना, कौन सा फिनोमिना है? यही। उगते और ढलते सूरज का रंग भी क्या है? वो नहीं होता जो दोपहर में होता है। तो उगते और ढलते सूरज का रंग कैसा होता है? लाल, रेडिश ब्राउन ब्लडिड कलर होता है, यानी लाल रक्ताब नजर आता है। तो वो कारण क्या है? प्रकीर्णन। तो ये फिनोमिना लिख लेना कि पहले है नंबर 1, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, कि बिल्कुल दोपहर के समय जब सूरज सर पे हो, आसमान बिल्कुल साफ हो, तो उस समय आकाश कैसा नजर आता है आपको? नीला। तो आकाश का नीला दिखाई पड़ना, इसका मतलब यह है कि जब आपको एक रंग दिखाई दे, ठीक है, आकाश का नीला दिखाई पड़ना किसका कारण है? प्रकीर्णन। यानी इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी एक रंग हो, एक रंग का मतलब अकेला रंग नजर आए कहीं भी आसमान में, तो उसके पीछे कारण किसका है? प्रकीर्णन का। ठीक है, दूसरा है बादलों का रंग सफेद, बादलों का रंग सफेद प्लस धुंध, फॉग टू बी सीन व्हाइट, धुंध का रंग कैसा दिखता है? सफेद। तो धुंध व बादलों का रंग सफेद दिखाई पड़ना कारण किसका है? स्कैटरिंग का। उसके अलावा 2 फिनोमिना होते हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड सनसेट इवनिंग। तो यानी सूर्यास्त व सूर्योदय। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का रंग, सूर्य का लाल रक्ताब रंग, सूर्य का लाल
रक्ताभ रंग किसके कारण नजर आता है? तो सूर्य का जो लाल रक्ताभ रंग नजर आता है, रेड ब्लडेड कलर जो शो होता है, वो कौन सी घटना के कारण होता है? तो उत्तर क्या लिखना है तुमने? परकिरणन। यानी रंग पूछ रहा है, जब भी रंग का क्वेश्चन आए बस एक रंग होना चाहिए। उत्तर क्या लगाओगे तुम? परकिरणन। सोचने की जरूरत नहीं है, सिंगल कलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और कहां कहां एक्सपेरिमेंट है? ये तो हो गए बादल के। अब हम दूध पे कर सकते हैं, तो इसके पीछे एक प्रभाव लगता है। अगर आपसे पूछे कि परकिरणन तो है परिघटना, परकिरणन तो क्या होती है? परिघटना है, फिनोमेना है। किसका? लाइट का। नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है कि परकिरणन के लिए प्रभाव कौन सा होता है? परकिरणन के लिए जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है, ये बताओ मुझे। लिखवा रखा है मैंने कि परकिरणन के पीछे प्रभाव क्या होता है। हाँ, कौन सा होता है? टिंडल। ठीक है, आपके पास जो परकिरणन के लिए प्रभाव पूछा जाए तो आपने शब्द क्या लिखना है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, कि टिंडल प्रभाव के कारण, क्योंकि ये तो है इफेक्ट, एक होती है घटना, तो घटना तो कौन सी है? स्कैटरिंग। इफेक्ट कौन सा है? टिंडल। तो दोनों में अलग अलग कंडीशन है। क्वेश्चन यूं आए कि आकाश के नीला दिखाई पड़ने के पीछे प्रभाव कौन सा होता है? ऑप्शन आएगा पहला परकिरणन, क्योंकि हम तो यूं सोचते हैं कि परकिरणन है, वो आपसे फिनोमिना घटना थोड़ी पूछ रहा है, वो प्रभाव पूछ रहा है। तो उत्तर क्या है तुम्हारा? टिंडल है। ऐसे पूछे बादलों का और धुंध का जो रंग श्वेत नजर आता है के प्रति प्रभाव क्या है? तो भी उत्तर क्या होगा? टिंडल। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग नजर आना प्रभाव किसका है? तो शब्द प्रभाव आए तो उत्तर क्या लगाना है? टिंडल। परिघटना आए तो उत्तर क्या लगाना है? परकिरणन। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है ये वाला कि परकिरणन का प्रभाव सबसे पहले उल्लेखित किया किसने? परकिरणन के लिए प्रभाव उल्लेखित किया सबसे पहले किसने? कि इसके बारे में बताया किसने? उल्लेखित किया किसने? ये बताओ। ये वैसे मैंने लिखवा रखे हैं पहले कि जो परकिरणन घटना होती है इसका जो प्रभाव पैदा होता है, टिंडल प्रभाव जिसे तुम कह रहे हो, तो इसको सबसे पहले किसने बताया? पूछना ये चाहता है। तो पहले नंबर पे काम सारे करते हैं फ्राडी। ठीक है, और फ्राडी में एक ही बंदा आता है, फैराडे। कौन आता है? फैराडे। तो ये बंदा कौन सा है? माइकल फैराडे ही है जिसने सबसे पहले इस प्रभाव को लॉन्च किया। ठीक है, फिर नंबर 2 पे कौन आता है? टिंडल। ठीक है, क्योंकि फैराडे आदमी पी के आएगा ब्याह शादी में, पार्टी में। ठीक है, लोगों को गालियां देगा। ठीक है, तो आंख पे खा के आएगा, मुंह पे खा के आएगा, तो रंग कैसा होगा उनका? नीला। तो घराड़े यही बात कहते हैं, तो वो टिंडा लेने गए हो। ठीक है, तो बस टिंडल इफेक्ट हो गया। तो यानी फराडी से क्या बना? टिंडल। अब क्या है, वो सारी चीजें छोड़ के अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना चाहता है। ठीक है, तो वो जीत जाता है। तो लास्ट में क्या आता है? जिगमोंडी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि परकिरणन के लिए, यूं शब्द देता है, परकिरणन के लिए प्रभाव को संपूर्ण उल्लेखित किया, यानी कंप्लीट इन्फॉर्म्ड किया, संपूर्ण उल्लेखित किया किसने? तब आपके पास शब्द क्या बनता है? आपने याद रखना है जिगमोंडी। कि जिगमोंडी वो बंदा है जिसने परकिरणन के प्रभाव को पूरी तरह से कंप्लीटली डिजाइन किया, पूरी तरह से इन्फॉर्म किया। किस उपकरण से? ये भी याद रख लेना, पावर्ड माइक्रोस्कोप से। कि इस बंदे ने जो इस परिघटना को अंजाम दिया तो वो किससे दिया था? पावर्ड माइक्रोस्कोप से। इसने ये कहा कि परकिरणन के समय अगर हम कणों को देखना चाहें तो कण ऐसे नजर आते हैं जैसे काले आसमान में सितारे नजर आते हैं। तो ये पता किससे लगाया उस बंदे ने? पावर्ड माइक्रोस्कोप से। अब वो कहता गया है कि ये जो खेल हो रहा है तो ये कौन से कणों के कारण पैदा होता है? कि जो आसमान में बादल के कण हैं, आसमान में धुंध के कण हैं, जो हमारे चारों ओर धुंध फॉग फैली हुई है, या आकाश का जो नीला नजर आता है, तो इसमें कौन सा प्रभाव पैदा हो रहा है आपका? एक तो टिंडल प्रभाव, नंबर 1।
प्रभाव तो मुख्य यही होता है, याद इससे ही रखना है, टिंडल प्रभाव। परिघटना कौन सी होती है? प्रकीर्णन। तो आपसे जवाब मांगा जाता है कि टिंडल प्रभाव और प्रकीर्णन परिघटना के लिए कण क्या होते हैं। इन दोनों के लिए जो कण होते हैं, कण क्या होते हैं, या कण कौन से होते हैं जिनसे ये परिघटना पैदा होती है। तो उन कणों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कोलाइडी कण। कि हम अगर पढ़ना चाहें कि वो कण हैं क्या, तो हमने नाम क्या देना है? कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कण। इनका आकार कितना होता है अपन ने पढ़ा है पहले। इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कि 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच वाले कण कौन से कण होते हैं? तब आपने जवाब लिखना है कोलाइडी कण। तभी तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े लेवल में आ जाता है जब तरंग दैर्घ्य और कणों के आकार के बीच अंतर पूछा जाता है या उनका रिलेशन पूछा जाता है, तब बात अलग हो जाती है। तो हम इतना याद रखो एक बार कि जिन कणों के कारण ये प्रभाव पैदा हो, ये परिघटना पैदा हो, तब हमने जवाब क्या लिखना है? कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कणों के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। कोलाइडी कणों के कारण बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? सफेद। कोलाइडी कणों के कारण धुंध कैसी दिखती है? सफेद। और कोलाइडी कणों के कारण ही जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्य का रंग कैसा दिखता है? रेड ब्लडेड। ठीक है। अब इसी प्रकार से आपसे अगर कोई पूछ ले कि दूध जमा पानी क्या होता है, दूध ते जमा पानी क्या होता है? दूध जमा पानी क्या है? दूधिए से दूध लेते हो, पानी मिलोड़ा, दूधिए को दूध देते हो तो पानी मिला के। ठीक है, घरों में हो रहा ना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? पायस। क्या बोलते हैं इसे वैसे? पायस। यानी जैसे तुमसे पूछे कि पानी और तेल मिला दें तो क्या है? तेल में पानी मिला दें चाहे पानी में तेल मिला दें, ठीक है, एक ही बात है, क्या कहलाएगी? पायस। वैसे दूध और पानी क्या कहलाते हैं? पायस। इसी तरीके से तुम अब विंटर में क्रीम इस्तेमाल करते हो, बॉडी लोशन, तो वो भी क्या है? एक पायस। ऐसे फेस क्रीम यूज करते हो, फेयर एंड लवली, ठीक है, तो वो भी क्या है? अपने आप में पायस। तो ये सारी चीजें पायस है। तो यानी दूध और पानी का अगर विलयन पूछ ले कि ये आपका मिश्रण या विलयन कौन सा है, तो आपके पास एक तरह से ये विलयन क्या कहलाता है? कोलाइडी। और कौन सा कोलाइडी होता है? पायस कोलाइडी है ये। और कौन सा कोलाइडी बोलोगे आप लोग? पायस बोलोगे। इमल्सन बोलते हैं इंग्लिश में इसे, विच इज बी एमल्शन। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है कि इस पे जब प्रकाश गिराया जाए और लंबवत देखा जाए तो रंग कैसा दिखता है, प्रकाश गुजारा जाए और लंबवत देखा जाए तो कैसा दिखता है। दो बातें हैं। इसी तरीके से तुम क्या है, मोबाइल फोन की बैटरी नोकिया 1110 आई यूज करते थे और टॉर्च होती थी और उसको हाथ के साथ लगा के यूं देखते थे, तो हाथ कैसा दिखता था तुम्हारा? लाल। ठीक है, तो प्रकाश गुजरता हुआ नजर आ रहा ना उसमें, इसका मतलब तुम्हारे रगों में क्या दौड़ रहा है? रक्त। और रक्त कैसा विलयन होता है? कोलाइडी। तो यानी कोलाइडी विलयन ने क्या काम करना है? प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तुम्हारे अंगों का रंग कैसा दिखाई पड़ रहा है? लाल। ठीक है, तो यानी यही खेल है। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि एक प्रकाश गिराना और एक प्रकाश गुजारना, दोनों पढ़ के आओगे, मैंने लिखवा रखा है। एक तो प्रकाश इस विलयन पर गिराना, यानी लाइट हैव टू बी इंसिडेंट, और दूसरा है प्रकाश गुजारना, यानी लाइट हैव टू बी ट्रांसमिटेड। कि दो शब्द होते हैं, दोनों में अंतर है, एक गुजारना और एक गिराना। गिराना हो तो रंग कैसा दिखता है? नीला सफेद। कि जब प्रकाश दूध और पानी के मिश्रण पे गिराया जाए तो रंग कैसा दिखेगा? सतह का लंबवत देखने पर पार्श्व से तो कैसा दिखता है? नीला सफेद। और अगर आप प्रकाश दूध से गुजार रहे हो और पार्श्व लंबवत देख रहे हो तो कैसा दिखता है? लाल। ठीक है, ये वैसे मैंने दोनों लिखवा रखे हैं पहले। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना।